क्या हाल चाल है बाबू लोग? मस्त, सही में। चलो आज हम लोगों का चैप्टर क्या होगा? एस्थेटिक्स, सांख्यिकी। क्या पढ़ना हम लोगों को? सांख्यिकी। देखो भाई, चलो सांख्यिकी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्लास हम लोगों का 10th, एग्ज़ाम टाइम चल रहा है। सांख्यिकी को बढ़िया से पढ़ना है भाई। दिख रहा है ना? चलो सांख्यिकी 14, चैप्टर नंबर कितना होगा भाई? बोलते जाओ फटाफट। चैप्टर कौन सा होगा? चैप्टर भाई बोलो। 14 नंबर। अच्छा, मैं एक बात पूछूं आपसे। आप जब 9th क्लास में थे तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पढ़े थे? उसमें क्या पढ़ा था? माध्य, माध्यिका और बहुलक, 3 बातें पढ़ी थी। उन्हीं 3 बातों की चर्चा यहाँ करनी है। थोड़ा सा एक्सपेंडेड रूप होगा, बहुत बार आप पढ़ भी चुके हैं। अभी हम लोगों को क्या करना है? रिवीजन। क्या करना है? क्या करना है? बता दो। रिवीजन करना है। तो अब हम लोगों का जो चैप्टर है सांख्यिकी, इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से कहानी शुरू करते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन कौन सी होती है भाई? बोलो। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन कौन सा होता है भाई? पहला तो होता है माध्य, ठीक है। दूसरा क्या होता है? माध्यिका, या कहीं कहीं इसको क्या लिखा जाता है? माध्यक लिखा जाता है। और तीसरा क्या होता है भाई? बहुलक। क्या होता है? बहुलक। इंग्लिश थोड़ा जान लें। इसको क्या कहते हैं? मोड। इसको क्या कहते हैं भाई? मीन। क्या कहते हैं? मीन। और इसको क्या कहते हैं? मेडियन। अब देखो, हमारे किताब में एक ऑर्डर नहीं दिया है। ऑर्डर क्या दिया हुआ है? तो उसने क्या किया है? माध्यिका को देखो भाई, सबसे बड़ी चीज़ कि उसने माध्यिका को सबसे बाद में पढ़ाया है और बहुलक को पहले पढ़ाया है। बहुलक को पहले पढ़ाया है, ठीक। तो बहुलक को पहले और माध्यिका को बाद में कर लेते हैं। कोई दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलते जाओ भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब माध्य, माध्यिका, बहुलक एक केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजरमेंट। टेंडेंसी ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजरमेंट में 3 बातें पढ़नी है भाई। पहला हमको पढ़ना है माध्य, दूसरा क्या पढ़ना है? बहुलक, और तीसरा क्या पढ़ना है? माध्यिका या माध्यक, ठीक है। अब चलो भाई, सबसे पहले माध्य। पहला हम लोगों का क्या टॉपिक होगा भाई? माध्य। माध्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? मीन कहते हैं। कहीं कहीं इसको क्या कहा जाता है? औसत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औसत, यानी एवरेज। एवरेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एवरेज कहा जाता है। औसत भी कहा जाता है, यानी इसका सामान्य अर्थ औसत से लगाया जा सकता है। अब माध्य में सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो माध्य होता क्या है? माध्य क्या होता है? तो माध्य में पहला पार्ट हम लोगों को वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना है, न कि अवर्गीकृत आंकड़ों का। कौन से आंकड़ों का माध्य निकालना है? वर्गीकृत। अब ये मत पूछ लेना कि आंकड़ा क्या है, अब ये मत पूछ लेना भाई, सही बात है ना? क्योंकि पहले ही हम बता चुके हैं कि आप पढ़ चुके हो, ठीक है। आप क्या कर चुके हो? पढ़ चुके हो। तो अब इसमें हम लोगों को पहला देखना है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, आंकड़ों का माध्य। चलो भाई, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य यानी मीन ऑफ ग्रुपेड डाटा। मीन ऑफ ग्रुपेड डाटा। चलो, मीन ऑफ ग्रुपेड डाटा करना है। इसमें सबसे पहले अगर कोई आपसे पूछे कि है क्या, तो क्या बताओगे भाई? जल्दी बताओ। दिए गए आंकड़ों के, बताओ भाई, डिफिनीशन बताओ, मेरे साथ बोलते जाओ। दिए गए आंकड़ों, देखो भाई, माछी मत मारो, मक्खी मत मारना शुरू करो। अब किताब खोल लो, मेरे साथ बोलते जाओ तो आपका रिवीजन होगा। आप मक्खी मार रहे हो बैठ के, मेरे साथ बोलते जाओ, सीधी बात है। किताब खोल लो, पुराने नोट्स को खोल लो, जहाँ से पढ़े हो वहाँ से आपको बोलते जाना है, तब आपके याद होंगे।
रिवीजन करने का मतलब यही होता है भाई। शांति से बैठ के देखने से कुछ नहीं होगा, मक्खी मारने से बेहतर है किताब खोल लो, अपने पाठ्य पुस्तक को खोल लो जहाँ पहले तुम पढ़ चुके हो। ठीक, बदमाशी मत करो, बदमाशी मत करो। चलो बता दो तो, दिए गए आंकड़े, बोलो फटाक से, दिए गए आंकड़े के कुल प्रेक्षणों का योगफल। दिए गए आंकड़े, आंकड़ों को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? डाटा कहते हैं ना। आंकड़ों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डाटा। दिए गए आंकड़े के कुल प्रेक्षणों का योगफल, कुल प्रेक्षणों का योगफल। चलो भाई, योगफल एवं बताओ भाई फटाक से, कुल प्रेक्षणों की कुल संख्या के अनुपात को, प्रेक्षणों के कुल संख्या के अनुपात को माध्य कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? माध्य कहते हैं। चलो, यानी दिया गया कि दिए गए आंकड़ों के कुल प्रेक्षणों, कुल यानी जितना टोटल ऑब्जर्वेशन है उनमें कुल प्रेक्षणों की संख्या से भाग दे दो तो क्या मिलता है भाई? माध्य निकलता है। क्या मिलता है? माध्य निकलता है। अब देखो, इसको मैं थोड़ा सा चर्चा करूं कि अब माध्य बराबर फॉर्मूला क्या बन जाएगा। तो अभी मैंने बताया भाई कि कुल प्रेक्षणों का योगफल बट्टा कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों को इंग्लिश में ऑब्जर्वेशंस कहेंगे, प्रेक्षणों की संख्या अपॉन क्या कर लेंगे भाई? कुल प्रेक्षणों की संख्या नहीं भाई, कुल प्रेक्षणों का योगफल, कुल प्रेक्षणों का योगफल, कुल प्रेक्षणों का योगफल। ठीक है, कुल प्रेक्षणों का योगफल योगफल अपन कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या। अब तो समझ में आ रहा है। चलो, माध्य के लिए फॉर्मूला बन गया कि कुल प्रेक्षणों का योगफल अपन कुल प्रेक्षणों की संख्या, यानी मीन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? यानी सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, अपन नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है भाई, ये बेसिक चीज़ अभी बता रहे हैं आपको, बिल्कुल आप ध्यान से देखोगे। अगर मैं मान लो सबसे पहले कि आप 9th क्लास में पढ़े थे, क्या पढ़े थे भाई? कि अगर प्रेक्षणों की संख्या x1 x2 x3 हो जाए, या ऐसे आपने पढ़ा था कि यदि, जैसे थोड़ा सा देखो एक्स्ट्रा नॉलेज अगर यहाँ देखना चाहते हैं तो लिखेंगे यदि x1, x2, x3, x4, x5 ... किसी आंकड़े के प्रेक्षण हो, किसी आंकड़े के क्या हो भाई? आंकड़े के प्रेक्षण हो, तथा दे दिया भाई f1, f2, f3, f4, f5 ... इनकी संगत बारंबारताएं हो, संगत बारंबारता का मतलब संगत बारंबारताएं हो, अर्थात जरा ध्यान दो कि x1 जो है f1 बार आता है। x1 कितनी बार आता है? x1 f1 बार आता है। इसी प्रकार x2 कितनी बार आता है? यानी x2 कितनी बार आता है? f2 बार आता है। इसी प्रकार क्या है भाई? f1 x2 कितनी बार आता है? f2 बार आता है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम डॉट करके लिख सकते हैं कि अगर xn कोई आंकड़ा है, जरा ध्यान देना, तो वह कितनी बार आएगा भाई? fn बार। कितनी बार आएगा? fn बार। तो कितनी बार आएगा भाई? fn बार आता है, बार आएगा। ठीक है, बार आएगा ना।
चलोगे भाई, इतना बात समझ गए। तो अब मैं थोड़ा सा आपसे बात करूं कि प्रेक्षणों का योगफल, क्या बात करूं भाई, प्रेक्षणों का योगफल। तो चलो प्रेक्षणों का योगफल कितना होगा भाई, प्रेक्षणों का योगफल, प्रेक्षण यही ना है, आंकड़े के प्रेक्षण है, तो योगफल कितने क्या करेंगे भाई। तो एक हमने देखा कि x1 कितनी बार आया है, f1 बार, तो यानी इसको x1 f1 कर लेंगे। उसी तरह से x2 कितनी बार आया है, f2 बार आया है, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, x2 f2। इसी तरह से डॉट 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 अब प्लस xn कितनी बार आया भाई, fn बार आया, कितनी बार आया, fn बार आया। तो अगला देखोगे भाई, तो अब प्रेक्षणों की बारंबारताएं यानी प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षणों की कुल संख्या जरा ध्यान देखना, प्रेक्षणों की कुल संख्या। अब कुल संख्या को मैं बात करूं तो कुल संख्या में देखोगे कि x1 f1 बार आया है, x2 f2 बार आया, डॉट x3 f3 बार आया, x4 f4 बार आया। यानी कहने का अर्थ है कि यह संख्या f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट 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 प्लस fn हो जाएगा, होगा। तो अब ऊपर वाला फार्मूला लगा लेंगे, क्या फार्मूला लगाएंगे भाई, माध्य के लिए फटाक से। तो माध्य बराबर क्या होगा भाई, पढ़े हो ना, क्या पढ़े हो, माध्य बराबर बता दो फटाक से, कुल प्रेक्षणों का योगफल, कुल प्रेक्षणों का योगफल। तो कुल प्रेक्षणों का योगफल कितना हो जाएगा भाई, कुल प्रेक्षणों का योगफल x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस f3 प्लस डॉट 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 प्लस fn xn, यानी xn fn कर लें, xn fn अपॉन क्या कर लेंगे भाई, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट 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 प्लस fn। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लूँ, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लूँ। अब ज़रा देखो तो भाई, ये तो दिखाई दे रहा है यहाँ तक पक्का। अब देखो इसके लिए क्या करना है, अब आपको करना है कि सीधी काम आपको क्या करना है कि इनको सम करो, इनको क्या कर लो, सम कर लो, यानी सिग्मा लगा लो, सिग्मा, इसको क्या पढ़ते हैं भाई, सिग्मा, यानी ऐसे साइन को क्या पढ़ते हैं हम, सिग्मा। और सबको जोड़ना है ना, तो सबको जोड़ना है, तो यह कितनी बार जाएगा, यानी xi fi अपॉन या अलग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बार सिग्मा लगा लो, बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है। यानी ऐसे लिख दो भाई, यानी सिग्मा xi fi अपॉन fi, ठीक है, यही ना। यानी n, यानी सबसे पहली बार देखोगे कि i का मिनिमम वैल्यू 1 होगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, n होगा, मैक्सिमम वैल्यू n होगा। अब यहाँ सिग्मा का मतलब क्या है, तो सिग्मा का मतलब होता है सम माने जोड़ना, सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम यानी जोड़ना। यह एक लैटिन वर्ड है, यह एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है सम यानी जोड़ना। तो अब आपको माध्य का फार्मूला मिल गया, क्या फार्मूला मिला कि सिग्मा xi fi अपॉन fi, क्लियर है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को कोई प्रॉब्लम। चलो भाई, इतना कोई दिक्कत है, चलो पॉज करो और लिखो फटाक से, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आप क्या हो गया अरे भाई पॉज करके लिख लेना कोई दिक्कत है, हाँ। चलो अब देखो भाई, अब थोड़ा सा एक एग्जाम्पल बताते हैं, अभी जो हमने पढ़ा उससे क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल बताते हैं। देखो प्यारा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण की कक्षा 10th के 25 विद्यार्थियों का भार निम्न प्रकार है। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन ले लेते हैं हम किताब से। देखो कि कक्षा 10th के 25 विद्यार्थियों का भार निम्न प्रकार है, 25 का भार निम्न प्रकार है। देखो भाई भार निम्न प्रकार दिया हुआ है कक्षा 10th के विद्यार्थियों का, मैं यहां लेके आता हूं इसको, ठीक है। भार निम्न प्रकार है, चलो कैसे भार दिया गया है, तो ऐसे एक ग्राफ बना लिया, ऐसे एक छोटा सा टेबल बनाया, उस टेबल में इसने भराया क्वेश्चन को। देखो भाई
यहाँ मैं भी बना लेता हूँ जैसे जैसे कर रहा है, यानी भार दिया है। भार मतलब क्या होता है भाई, वेट, यानी केजी में होगा ना। चलो भार का मतलब वेट हो गया, ये भार हो गया। दूसरी विद्यार्थियों की संख्या दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की संख्या। चलो भाई विद्यार्थियों की संख्या, नंबर ऑफ वेट्स। अब वेट दिया हुआ है, देखो भाई यहाँ दिया 40, यहाँ 40 केजी के कितने विद्यार्थी हैं, 5 विद्यार्थी हैं। उसके बाद 45 दिया है, 45 केजी के कितने विद्यार्थी हैं भाई, तो 8 विद्यार्थी हैं। ये खैले पीले है सब एकदम। 48 केजी के कितने विद्यार्थी हैं, 4। उसके बाद देखो भाई 52 केजी, 56 केजी, 60 केजी, 52 केजी, 56 केजी और 60 केजी। क्लियर है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट में 3, 3, 2, यानी 60 केजी वाले की संख्या कितनी है, 2 है। अब कह रहा है कि इनका औसत भार ज्ञात करें, इनका औसत भार ज्ञात करें। फिर नीचे से कह दिया कि इनका औसत भार ज्ञात करें। देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दे दिया, औसत भार ज्ञात करें। अगर ऐसे आपको क्वेश्चन दे दे तो कोई रूल फार्मूला यूज करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक कोई मेथड, माध्य निकालने वाले किसी भी मेथड का अप्लाई नहीं करेंगे। औसत भार ज्ञात करें, ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गया तो आप कोई भी माध्य निकालने वाली विधि का प्रयोग नहीं करेंगे। आप जानते हैं, पहले से पढ़े हुए हैं कि माध्य के लिए 3 विधियां हैं। पहला प्रत्यक्ष विधि, दूसरा कल्पित माध्य विधि और तीसरा पग विचलन विधि। तो ऐसे किसी भी विधि का प्रयोग नहीं करेंगे, सिंपल क्वेश्चन ऐसे दे दे तो ठीक है। चलो भाई क्या करना है, अब आपको सॉल्व करने के लिए आप सीधा क्या करोगे, आपको अभी बताया गया कि आप इन टेबल्स को थोड़ा सा देखो भाई, मैं छोटा करता हूँ, थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ठीक है। दिखाई दे रहा, कोई दिक्कत, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आप क्या करोगे, कुछ नहीं, सॉल्यूशन करने के लिए तरीका देखो, परेशान नहीं होना आपको। एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन आप बना के आओगे भाई। सबसे पहले भार लिखोगे, क्या लिखोगे, भार। सबसे पहले भार लिखोगे, तो भार लिखोगे भाई, भार को केजी में कर लोगे, भार। उसके बाद क्या लिखोगे भाई, विद्यार्थियों की संख्या। किसकी संख्या भाई, विद्यार्थियों की संख्या। चलो भाई विद्यार्थियों की संख्या लिख लोगे, विद्यार्थियों की संख्या लिखोगे। उसके बाद क्या लिखोगे, तो कुछ नहीं, आपको अभी बताया इधर पीछे वाले में कि करना क्या है कि देखो कि x1 कितनी बार आया है, f1 बार आया है। तो x1 f1 किया, x2 f2 किया। तो आपको भी क्या करना है अब अगले पेज पे, यानी क्या करना है, xi और fi निकालना है, यानी दोनों का गुणनफल। अब चलो भाई, यानी x, इसको क्या मान लोगे, जो भार है, भार को आप x1 मानोगे, विद्यार्थियों की संख्या को क्या मानोगे, f1 मानोगे, यानी fi मान लोगे, ठीक है। चलो भार क्या है, ऊपर से देखो तो 40 केजी। इसमें विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 5। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 5। गुणा करोगे कितना होगा, 200। क्लियर है ना। चलो 40 5 200। अगला क्या है भाई, 45। उसके बाद इनमें संख्या कितनी है भाई, 8। अब गुणा करोगे तो कितना होगा भाई, 360। चलो भाई अगला क्या दिया हुआ है, फटाक से देखो तो 48 और कितने संख्या है, 4। गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 192। कितना होगा, 192। आगे बढ़ो तो भाई अगला क्या है, 52। और संख्या इनकी कितनी है, भाई, हाँ 3। अब 52 में 3 से गुणा करोगे कितना आएगा, 156। अगला संख्या क्या है भाई, 56। क्या है, 56। संख्या कितनी है इनकी, 3। चलो भाई 56 में 3 से गुणा करोगे कितना होगा, बोलो भाई, 168 की 78, 68। अब देखो भाई अगला क्या है, 60 और इनकी संख्या कितनी है, 2। मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 120। अब आपको क्या निकालना है, आपको क्या बताया गया था, सिग्मा fi। तो सिग्मा fi की संख्या ऑलरेडी दी हुई है, 25 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी हैं भाई, 25। जोड़ भी लो, 8 5 13 4 17 3 20 5 25, यानी इनकी संख्या, इसको जोड़ोगे तो कितनी आएगी भाई, 25। इधर सिग्मा xi fi कितना मिलेगा भाई,
कितना मिल जाएगा, सिग्मा एक्स आई एफ आई जोड़ोगे तो 1196 मिलेगा, 1196। क्लियर है। अब आपके लिए फार्मूला, मतलब ये तो हो गया, अब आपको माध्य निकालना है। तो माध्य के लिए आप फार्मूला क्या पढ़े, बोलो भाई, माध्य के लिए क्या फार्मूला पढ़े कि सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन एफ आई, यही ना पढ़े थे। चलो अब सिग्मा का जो वैल्यू था वो कहाँ तक था, तो i इक्वल टू 1 से लेकर n तक। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप कहोगे कि क्या सर प्रत्येक क्वेश्चन में i इक्वल टू 1 और n लगाना है, तो नहीं लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो, कोई मतलब नहीं है। अब तो समझ में आ रहा है। चलो बाबू, अब फटाक से अब फार्मूला में रख दोगे, क्या लिखोगे भाई, यानी 1196 अपन क्या लिखोगे यहाँ से 25, क्या लिखोगे 25। चलो भाई भाग दोगे, कितना मिलेगा आपको, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, भाग दे के जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, फटाफट करो फटाफट करो, भाग करो, हो गया भाग, कितना मिलेगा बोलो भाई, यानी काटोगे तो 47.85 kg मिल जाएगा, 47.85 kg मिलेगा। अच्छा 4 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई 47.84 kg ये भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से भाग देना, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम। तो इस तरह से आपको कुछ नहीं करना इसमें, लेकिन आपको एक कठिनाई हुई। क्या कठिनाई हुई इस क्वेश्चन को बनाने में, क्या कठिनाई हुई कि ये जो गुणा करने का प्रोसीजर था बहुत लंबा हो गया। उसके बाद इसका जो योगफल था वो भी बहुत बड़ा हुआ, बहुत बड़ा हुआ। तो इसको शॉर्ट करने के लिए माध्य निकालने की विधियों का प्रयोग करते हैं। इसको शॉर्ट करने के लिए माध्य निकालने की विधियों का प्रयोग करते हैं। अब तो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है पक्का, पीछे वाला समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़े हम लोग। हाँ, तो अब माध्य निकालने की कौन कौन सी विधि हैं, उन विधियों की चर्चा करते हैं, कर लें, पक्का समझ में आया इतना। चलो इसको नोट करो भाई, पॉज करो और नोट करो, वीडियो पॉज करो और नोट करो, आगे बढ़ें, उम्मीद करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आप देखो भाई, माध्य निकालने की 3 विधियाँ होती हैं। माध्य निकालने की कितनी विधियाँ होती हैं, 3 विधियाँ होती हैं। पहला क्या होता है भाई, बोलो, पहला क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। तो माध्य निकालने की कितनी विधियाँ, 3 विधियाँ। चलो भाई माध्य निकालने की 3 विधियाँ, तो लिखेंगे माध्य निकालने की विधियाँ, माध्य ज्ञात करने की विधियाँ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं भाई, माध्य ज्ञात करने की विधियाँ, माध्य ज्ञात करने की विधियाँ, मेथड टू कैलकुलेट द मीन, यानी चलो भाई मेथड्स टू कैलकुलेट द मीन, मेथड्स टू कैलकुलेट द मीन। अब देखो माध्य ज्ञात करने की विधियाँ हैं भाई। अब कौन कौन सी विधि है, तो पहली विधि, चलो भाई बता दो, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। अब प्रत्यक्ष विधि को क्या कहते हैं भाई, डायरेक्ट मेथड। क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड। दूसरा क्या होता है, कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, या इसी को कुछ और भी कहा जाता है, इन एज्यूम्ड मेन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, या इसी को लघु रीति विधि भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, लघु रीति विधि। क्या बोला जाता है, लघु रीति विधि बोला जाता है। चलो तीसरा क्या होता है भाई, पगु विचलन। देखो पग या पग कोई दिक्कत नहीं है, विचलन विधि, विचलन क्या कहते हो इसको, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, क्लियर है। अब एक एक करके इन मेथड्स के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, एक एक करके इन मेथड्स के बारे में चर्चा करते हैं। चलो रे बाबू देखो तो, अब इसको मैंने क्या बताया था,
लघु रीति विधि। क्या बताया था? लघु रीति विधि। तो लिख लेते हैं पक्का। चलो यानी इसको लिख लेते हैं और में दूसरा नाम लघु रीति विधि। लघु रीति विधि शॉर्टकट मेथड। क्या लिखेंगे? शॉर्टकट मेथड। इतना बात समझ में आया भाई? चलो बाबू मेरे समझ में आ रहा? क्या कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ? अरे कहो तब तो पढ़ाएंगे बढ़िया से। हैं क्या बाबू? हाँ राजा की तरह बैठे हैं ठाट बाट में। अरे कॉपी पेन ले लीजिए साथवा में, फलाफ कर जाइएगा। चलिए आगे देखिए, ये हो गया भाई। अब पहला मेथड हमको चर्चा करना है। कौन सा मेथड? पहला मेथड। तो पहला मेथड को हम ले लें और इसको चर्चा करना है ना भाई, चर्चा। चलो पहले मेथड को ले लेते हैं। पहला मेथड यहाँ आ गया भाई, दिखाई दे रहा? कलर कर लेते हैं इसको, दिख रहा होगा, रेड वाला दिख रहा है, दिख रहा है ना? चलो अब पहले मेथड को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसका रूल ज्ञात करना है, यानी रूल निकाल लेते हैं कि कैसे इसको बनाते हैं लोग, क्या क्या इसमें मेथड सप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या क्या मेथड सप्लाई करते हैं इसको बनाने के लिए। तो पहले रूल लिख लेते हैं इसका। क्या लिख लेते हैं भाई? रूल, यानी वर्किंग रूल। कौन रूल भाई? वर्किंग रूल। यानी इसका वर्किंग रूल लिखते चलते हैं। लिखोगे भाई वर्किंग रूल, यानी कौन से मेथड का अप्लाई करेंगे, स्टेप बाय स्टेप वर्किंग रूल, यानी प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। देखो भाई वर्किंग रूल में पहला कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए, प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए, अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह को किससे डिनोट करते हो भाई? XI से। वर्ग चिन्ह चिन्ह यानी XI ज्ञात करें। देख रहे हो ना? यानी क्लास मार्क आपको निकालना है। फाइंड क्लास मार्क फॉर ईच इंटरवल, यानी इंग्लिश थोड़ा सा लिख देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लिखेंगे। फाइंड क्लास मार्क, क्लास मार्क फॉर ईच इंटरवल। ठीक है भाई। अब देखो दूसरा क्या आ रहा है इसका, कि अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर जी वर्ग चिन्ह क्या होता है, भूल चुके होंगे आप। तो वर्ग चिन्ह के लिए मैं बता देता हूं भाई। वर्ग चिन्ह यहाँ साइड में देखो भाई, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। अब वर्ग चिन्ह के लिए क्लास मार्क आपको निकालना है, तो इसके लिए फार्मूला होता उच्च सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, सीमा अपॉन 2, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा अपॉन 2। क्या फार्मूला यूज करोगे? बोलो भाई। उच्च सीमा, या कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं भाई, निम्न सीमा उल्टा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस उच्च सीमा अपॉन 2। बतिया इज सेम डिफरेंस इज तनी तनी। ठीक है, एक क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला हो गया। क्लास मार्क कैसे निकल जाएगा? पक्का? चलो घबराओगे नहीं ना। दूसरा रूल कह रहा कि यदि वर्ग अंतराल समावेशी विधि में हो, देख लो भाई ये भी नया मेथड आ गया। यदि भूल चुके हो तुम लोग सब कुछ, यदि वर्ग अंतराल, रूल नंबर 2 देखो, यदि वर्ग अंतराल, यदि वर्ग अंतराल अंतराल समावेशी विधि में हो। कौन सी विधि में? हालांकि देगा नहीं, आपके एग्जाम में परेशान नहीं होना है। समावेशी विधि में हो, विधि में हो तो उसे क्या करना है भाई? अपवर्जी विधि में बदलकर वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। उसे अपवर्जी विधि, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मेथड में चेंज करना है। चेंज कर क्या ज्ञात करना है भाई? वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। अब कहोगे कि सर ये क्या है,
तो परेशान ना हो भाई, परेशान ना हो, मैं सब कुछ समझा देता हूँ। नया वर्ड आया भाई, एक नया वर्ड तेरे समझ में आ रहा है, समावेशी विधि, हालांकि तुमको पहले से जानकारी दी गई है। और दूसरा वर्ड आया अपवर्जी विधि। देखो वर्ग अंतराल, यानी सबसे पहले आपको वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आप ऐसे देखते हो कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा कुछ दे दिया होता है। यहाँ देख लो, यहाँ मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ, पूरे को छोटा कर लेता हूँ, पूरे को। साइड में इधर देखो, दिख रहा होगा पक्का? हाँ दिख रहा है ना? चलो अब सुनो भाई, यानी ऐसे दे दिया कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 30 से 40। तो अब देखो भाई, इसका उच्च सीमा और इसका निम्न सीमा समान है, तो यह कौन सी विधि हो गई? अपवर्जी विधि। कौन सी विधि? अपवर्जी विधि। ठीक है, यह सब समान है तो कौन सी विधि हो गई? अपवर्जी विधि। कौन सी विधि हो गई भाई? अपवर्जी विधि। कौन सी विधि हो गई? अपवर्जी विधि। ठीक है, अपवर्जी विधि हो गई। लेकिन अगर ऐसे दे दे कि 10 से 20, 10 से 20, 21 से 30, 21 से 30, यानी इसको थोड़ा सा 11 से कर लेते हैं। ठीक है, 21 से 30, उसके बाद से 31 से 40, फिर 41 से 50। तो यह कौन सी विधि हो गई? समावेशी विधि। कौन सी विधि हो गई? अगर वर्ग अंतराल ऐसे दे दे तो यह कौन सी विधि हो गई? समावेशी विधि। अब इसमें क्या करना है? यानी निम्न सीमा में 0.5 जोड़ देना है और उच्च सीमा में 0.5 घटा देना है। उच्च सीमा में 0.5 घटा देना है। या ऐसे देखो कि दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1 का, उसका आधा करके ऊपर वाले में घटा दो, नीचे वाले में जोड़ दो, ऊपर वाले में घटा दो, नीचे वाले में जोड़ दो। अब तो समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलो भाई, तो अगर इसको क्या करोगे? इसमें घटाओगे, ऐसा करो कि 0.5 को सुनो, तो इसको ऐसे कन्वर्ट करना है। इसको क्या करना है? इसमें कन्वर्ट करना है। थोड़ा सा ध्यान दो, इसको इधर से कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे? आपको करना कुछ नहीं है कि इसमें 11.5 है ना, 11.5 है। तो उच्च सीमा में, निम्न सीमा में देखो भाई, थोड़ा सा लिख देते हैं कि निम्न सीमा में 0.5 को घटा देना है, घटा देना है। क्लियर है? पहला पॉइंट याद रहेगा, निम्न सीमा में 0.5 को घटा देना है। और ये 0.5 आया कहाँ से? तो यहाँ से और यहाँ से, दोनों के अंतर का आधा, दोनों के अंतर का आधा। अब तो समझ में आ रहा? दूसरी पॉइंट क्या करनी है आपको? दूसरा पॉइंट कि उच्च सीमा में 0.5 को जोड़ देना है, जोड़ देना। अब तो समझ में आ रहा है? तो अब इसका रूप कैसे आएगा? जैसे इसमें जोड़ोगे, इसमें घटाओगे, आई एम सॉरी, निम्न सीमा में घटाओगे, तो जब निम्न सीमा में घटाओगे तो ये किस में कन्वर्ट हो गया होगा? बोलो, किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई? किस में कन्वर्ट हो गया होगा? यहां देख लो, किस में कन्वर्ट होगा? गैसे घटाओगे तो 10.5 हो जाएगा, 10.5। ऊपर वाले में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 20.5। नीचे घटाओगे तो 20.5, ऊपर जोड़ोगे तो अब इधर कितना हो जाएगा? 30.5। इसमें घटाओगे तो 30.5, इसमें जोड़ोगे तो 40.5, इसमें घटाओगे तो 40.5, उसमें जोड़ोगे तो 50.5। देखो तो भाई, अब बन गया ना कौन सी विधि? अपवर्जी विधि। यानी उच्च सीमा और निम्न सीमा बराबर होगा। यानी अपवर्जी विधि में, इस विधि में क्या होता है? उच्च सीमा बराबर होता है किसके?
निम्न सीमा के। अब तो समझ में आ रहा, उच्च सीमा बराबर होगा किसके? इतनी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? चलो कहानी खत्म। ये तो चीज पॉइंट समझ में आ गया। चलो रूल नंबर, वर्किंग रूल नंबर 3, वर्किंग रूल नंबर 3। अब क्या करना है आपको कि प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए, प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए क्या आपको ज्ञात करना है? एक्स आई ज्ञात करें, यानी गुणा कर लेना है x1 में और f1 में, x1 और f1। f1 आपका बारंबारता होता है ना, फ्रीक्वेंसी, और xi क्या होता है? क्लास मार्क। xi क्या होता है भाई? क्लास मार्क, यानी ये xi है। क्या है भाई? xi है। इनमें क्या करना है? मल्टीप्लाई कर लेना है। वर्किंग रूल नंबर 4, वर्किंग रूल नंबर 4। फिर आपको क्या निकालना है भाई? फिर सिग्मा fi xi तथा सिग्मा fi ज्ञात करें। उसके बाद से वर्किंग रूल नंबर 5, माध्य ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला यूज करें। माध्य के लिए सूत्र कौन सा यूज करेंगे आप? फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे भाई? तो सिग्मा, बोलो भाई, fi गुणे xi अपॉन सिग्मा fi करोगे ना, ये फॉर्मूला लगा लोगे। कोई दिक्कत? चलो अभी तक सारे बात समझ में नहीं आए होंगे, थोड़ा सा एग्जाम्पल दे के देखा जाए, एग्जाम्पल पर क्लियर किया जाए इन सारे पॉइंट्स को। ठीक है, कोई दिक्कत? एग्जाम्पल कौन सा लेंगे हम लोग? अपवर्जी विधि लेंगे, समावेशी विधि नहीं लेंगे। अब तो समझ में आ रहा है ना? चलो एग्जाम्पल देखा जाए। तो पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद एग्जाम्पल नोट करो। हो गया? आगे बढ़े? चलो देखो तो भाई, एक प्यारा सा खूबसूरत सा एग्जाम्पल, आप अपने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ले लो। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देखो, पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का, या अपने पास से हम दे दें? चलो हम अपने पास से दे देते हैं, एनसीईआरटी का छोड़ देते हैं। यानी निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य परिकलित करें। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, हम अपने पास से दे रहे हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य परिकलित करें। चलो निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य परिकलित करें। देखोगे भाई, आंकड़े क्या है? पहले आंकड़े ले लेते हैं, तब ना माध्य निकलेगा। आंकड़े ले लो। क्या हो गया भाई? आंकड़े को ले लो पहले। देखो वर्ग अंतराल दिया है, क्या दिया है? वर्ग अंतराल। अच्छा, वर्ग अंतराल को क्या कहते हो? क्लास इंटरवल। क्या कहते हो भाई? क्लास इंटरवल, CI कहते हो। ठीक है, चलो ये दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है भाई, बारंबारता दिया हुआ है। बारंबारता को क्या कहते हो? फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। देखो भाई, इसमें दिया है 10 से 25, बड़ा लंबा क्लास इंटरवल। 25 से अब कितना होगा आपको पता है? अंतर कितने का हो गया? 15 का हो गया ना। तो 25 से क्या होगा? 40। 40 से कितना होगा? फिर 55 से 70, 70 से 85 भाई, 85, और 85 से 100। चलो अब देखो तो भाई, इसमें अब बारंबारता भरनी है। इसमें क्या भरनी है? बारंबारता। प्रत्येक इंटरवल की बारंबारता कितनी है? 2 3 7 6 6 6, 2 3 7 6 6 6। क्या करोगे भाई? अब इसके लिए आपको क्या करोगे? आप क्या करोगे इसके लिए? आप बताओ। दिख रहा है? हाँ, क्या दिक्कत है? बोलो। हाँ,
अब टेबल बनाएंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, टेबल बनाएंगे। सॉल्यूशन के लिए टेबल बनाएंगे। देखो कैसे टेबल, एक तो ऐसे लिख लेंगे, क्लास मार्क को ऐसे ले लेंगे, वर्ग अंतराल को, ठीक है, वर्ग अंतराल को ऐसे ले लेंगे। चलो भाई, तो यहाँ लिखोगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल को लिखोगे। उसके बाद से क्या लिखोगे भाई, यहाँ बारंबारता, बारंबारता, चलो यहाँ क्या लिखोगे भाई, थोड़ा से बाद में बता दें आप। वर्ग चिन्ह लिखोगे, क्या लिखोगे, वर्ग चिन्ह, यानी एक्स आई, क्या लिखोगे, एक्स आई। उसके बाद से एफ आई एक्स आई। अच्छा एफ आई क्या है, यही ना है, एफ आई क्या है, ये वाला है, बारंबारता को एफ आई कहते हैं। वर्ग अंतराल कितना है भाई, 10 से 25, ध्यान से देखना भाई, 10 से 25, 10 से 25। उसके बाद से इधर क्या है, 25 से 40, फिर क्या है 40 से, फिर क्या है भाई 55 से 70, 55 से 70 और 70 से 85 से 100। चलो इसमें बारंबारता क्या था, 2 3 7 6 6 6। अब एक्स आई निकालोगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दोगे, यानी एक्स आई के लिए क्या करोगे, एक्स आई के लिए आप क्या करोगे, तो 10 + 25 बाई 2, तो यानी कितना होगा 35/2, काटोगे तो 17.5, 17.5। यहाँ क्या भरोगे भाई 17.5। अंतर कितने का है दोनों के बीच, 15 का। अंतर कितने का है दोनों के बीच, 15 का। अंतर कितने का है, 15 का। जोड़ते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ। 17 में 15 जोड़ोगे कितना होगा, 32.5, 32.5। इसमें 32 जोड़ोगे तो 47.5, 47 में 62.5, इसमें भाई 77.5, इसमें जोड़ोगे तो 92.5। अब क्या निकालोगे, सिग्मा। अब ऐसे निकालो भाई, देखो इसको ना करना है, कुछ नहीं करना, इसमें निकालो। अब क्या निकालोगे, सिग्मा एफ आई और एक्स आई, गुणा करो। 17 दूना का 34 1 35, यहाँ 32 3 भाई देखो 97.5। बहुत धन्यवाद, बोलते जाओ, ऐसे ही बोलते जाओ। 332 पॉइंट, अगला बोलो भाई 375.5, 300। अच्छा 5 नहीं होगा तो काम करो, 0 लगा लो, आपको सहूलियत हो जाएगी। अगला बोलो 465, और क्या होगा 555। चलो इसको आप निकालोगे, सिग्मा एफ आई कितना होगा, 6 6 12 6 18 7 25 5 30 हो जाएगा। अब इधर निकालोगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना होगा भाई, 1860। क्लियर है। माध्य के लिए फॉर्मूला क्या पढ़े हो, माध्य के लिए फॉर्मूला क्या पढ़े हो, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। लगा दो भाई फॉर्मूला, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना हुआ 1860। इधर क्या करोगे भाई 30, क्या लिखोगे 30, दिया है ना, देखो यहाँ और यहाँ देखो, जो दिया वैसे रख दिया हमने। चलो 10 से 10 काट दोगे, कितना कटेगा भाई 6 2 यानी 62। आंसर कितना हुआ, माध्य बराबर 62, माध्य बराबर 62। ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल। कौन सा क्वेश्चन था भाई, पेज नंबर बता दीजिए। एनसीईआरटी 990। वही तो भाई, आप भी तो कमाल के हैं, 990 बता देते हैं।
क्या भाई 290। एग्जाम्पल नंबर 14.4। क्या गजब का एग्जाम्पल है। सारणी टेबल में दिया हुआ है, टेबल में दिया हुआ है। टेबल में उसके पहले देखो, उसके पहले एक टेबल है ना 14.4 टेबल है। टेबल क्या है भाई 14.4 नंबर टेबल को हमने यहाँ समझा दिया आपको। ये माध्य निकालने के लिए हमने कौन सी विधि का प्रयोग किया? प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि का प्रयोग किया? प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया। आप इससे क्या करोगे? पूरे चैप्टर को बना सकते हो। इस विधि से पूरे चैप्टर को बना सकते हो। क्लियर है? कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? अब हम लोग अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे? कल्पित माध्य विधि। अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे? कल्पित माध्य विधि। यहां तक समझ में आया? आप अपनी एक्सरसाइज 14.1 को बना सकते हो। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? प्रतिघर माध्य, औसत माध्य, पौधों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आप उसको भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बना सकते हो ना? कोई दिक्कत? बोलो, एनी प्रॉब्लम? हाँ, कोई दिक्कत? चलो इसको लिख लो भाई, पॉज कर लो और लिख लो, तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो भाई, इतना समझ में आया है? कोई दिक्कत मेरे बाबू लोग? कोई तकलीफ, किसी बात की चिंता? नहीं सर, चिंता तो है, वो तो चेहरे देख के लग रहे हैं, चेहरे देख कर लग रहे हैं। परेशान मत हो भाई, परेशान मत हो, बिल्कुल झंडा गाड़ के आओगे बोर्ड में, झंडा गाड़ के आओगे, परेशान नहीं होना आप लोगों को। अब तो समझ में आ रहा है ना? चलो अगला हम लोगों का कौन सा मेथड होगा? एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड लिखो भाई। कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। दूसरा नंबर कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि। चलो कल्पित माध्य विधि, इसी को लिखते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। या और मैं इसका नाम क्या बताए थे? लघु रीति विधि, शॉर्टकट मेथड। देखो तो भाई, ये क्या है? इसका सबसे पहले हम लोग वर्किंग रूल लिखें। क्या लिखें? वर्किंग रूल। स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा जब रूल लिख लेंगे तब। वर्किंग रूल का मतलब होगा कि कौन से स्टेप को किस तरह से अप्लाई करना है, 1 बाय 1 कैसे अप्लाई करना है। पहला स्टेप क्या करोगे, दूसरा स्टेप क्या करोगे, तीसरा स्टेप क्या करोगे, चौथा स्टेप क्या करोगे, और कौन से स्टेप को अप्लाई करके आप लास्ट में माध्य का मान निकालोगे। यही ना करना है आपको इसमें। तो हम वर्किंग रूल लिखते चलते हैं, मेरे साथ आप लोग लिखते चलेंगे। पहला वर्किंग रूल देखोगे भाई, चलो वर्किंग रूल। पहला वर्किंग रूल देखो, कहता है कि प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। वही कहानी पहले वाली, प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। वर्ग चिन्ह ज्ञात करें, ठीक है। प्रत्येक अंतराल के लिए क्या निकालना है? वर्ग चिन्ह। अच्छा, वर्ग चिन्ह के लिए फॉर्मूला क्या बताया गया भाई? यानी इसके पीछे वाले में अभी बताए थे, एक्स आई के लिए। बोलो भाई, ऊपरी सीमा, उच्च सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा अपॉन 2, यही न था? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा अपॉन 2, ये वर्ग चिन्ह निकाल लोगे, कोई दिक्कत? चलो दूसरा भाई, दूसरा क्या करोगे? दूसरा रूल
कि वर्ग चिन्हों में, वर्ग चिन्हों में सबसे बीच वाला मान, सबसे बीच वाला मान, सबसे बीच वाला मान या जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो, जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो या जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो को कल्पित माध्य माने, कल्पित माध्य माने तथा इसे ए से सूचित करें, ए से सूचित करें। किससे सूचित करें भाई? ए से। यानी अब देखो बारंबारता सर्वाधिक हो या सबसे बीच वाला मान लेना है। मान लीजिए वर्ग चिन्ह आपने निकाल लिया, 5 6 7 हुआ तो नीचे से 3 छांट लो, ऊपर से 3 छांट लो, 3 3 6 हो गया, बीच वाले को क्या मान लो? कल्पित माध्य मान लो। या देखो कि मतलब अब बराबर आ जाए, जैसे 6 डाटा आ जाए, यानी 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से 3 नीचे से छाटा, ऊपर से 3 छाटा, तो सर बीच वाला तो मिल ही नहीं रहा, सोचोगे ना। तो अब इसमें ऐसा चूज करो कि जिसकी बारंबारता पहले सबसे अधिक दी गई हो। अब तो समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं भाई। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या निकालना है कि प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए विचलन निकालना है। प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए विचलन, विचलन। और विचलन में क्या निकालना है भाई आपको? डी। विचलन को डेविएशन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? डेविएशन। डेविएशन ज्ञात करें, ज्ञात करें। अब डेविएशन देखो भाई ज्ञात करना है आपको, तो डी के लिए क्या यूज करोगे आप? डी के लिए क्या यूज करोगे? एक्स आई माइनस या डी आई कर लो, तो एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, ये फार्मूला यूज करोगे। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए, प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए क्या ज्ञात करो भाई? एफ आई गुणे डी आई ज्ञात करें, ज्ञात करें। अगला क्या कह रहा है भाई? हाँ बोलो भाई। फिर आपको क्या निकालना है? सिग्मा एफ आई गुणे डी आई, सिग्मा एफ आई गुणे डी आई। और फिर क्या निकालना है? तथा सिग्मा एफ आई ज्ञात करना है, ज्ञात करें। अगला 6 नंबर स्टेप, निम्न सूत्र द्वारा माध्य ज्ञात करें। निम्न सूत्र द्वारा माध्य ज्ञात करें, माध्य ज्ञात करें। अच्छा, माध्य ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या है भाई? यानी एक्स रेकरिंग एक्स बार इक्वल टू क्या मिला? सिग्मा एफ आई, ओए होए होए होए, चलो ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब कोई आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे? ये तो माध्य हो गया ना, ये तो माध्य हो गया। ए क्या है? तो कल्पित माध्य है। क्या है भाई? कल्पित माध्य है, यानी सबसे बीच वाला मान, सबसे बीच वाला मान है। अब तो समझ में आ रहा है। डी क्या है भाई? तो विचलन है। क्या है? विचलन है, डेविएशन है, डेविएशन है। चलो डेविएशन है ना भाई। अब इसके लिए आप क्या यूज करते हो? तो डी के लिए फॉर्मूला लगाते हो ना, क्या यूज करते हो? तो एक्स आई माइनस ए यूज करते हो। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? चलो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब इस फॉर्मूले का उपयोग करके एक क्वेश्चन को समझते हैं कि कैसे इसका स्टेप बाय स्टेप एक क्वेश्चन में यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यूज करें, कोई दिक्कत? चलो इसको लिख लिया हो, फटाक से लिख लो। चलो हो गया, आगे बढ़ें। चलो एक क्वेश्चन
क्वेश्चन भाई आपके एनसीईआरटी का ले लेते हैं। एनसीईआरटी का देखो, आपके फैक्ट्री के यानी आप अपना एक्सरसाइज निकालोगे 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कि किसी फैक्ट्री में 50 मजदूरों की दैनिक मजदूरी। क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 2, 3 तो ओला हो जाएगा, बारंबारता लुप्त है उसमें, बारंबारता लुप्त है। चलो इधर देखो तो एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा या क्वेश्चन को निकाल लिया जाए? हाँ, क्वेश्चन को ले लिया जाए पक्का? गूगल बाबा से चलो भाई, गूगल बाबा से क्वेश्चन को ले लिया जाए। कहाँ से लेना है? गूगल बाबा से। अजीब हाल है भाई। आइए भाई गूगल बाबा, किताब किधर गए आप? चलो देखो आपका चैप्टर आ गया भाई। यही टेबल पहले बनाए थे लो। हाँ, ये वाला क्वेश्चन हम लोग को लेना है। चलो इस क्वेश्चन को अपनी स्क्रीन पर लेकर चले। देखो भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दिख रहा होगा? कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में? किसी को कोई दिक्कत? चलो इसको साइड में डाल लो। ठीक है भाई, क्या और बड़ा कर ले? सही है पक्का? चलो सॉल्यूशन करें। सॉल्यूशन के लिए अब क्या करोगे? सीधा कुछ नहीं, दैनिक मजदूरी लिखोगे। पहले क्या लिखोगे भाई? दैनिक मजदूरी। दैनिक मजदूरी किस में है भाई? रुपयों में। हो गया। श्रमिकों की संख्या दिया है, श्रमिकों की संख्या है। उसके बाद पहले तो लिख लो इसको। उसके बाद क्या क्या करते हो स्टेप में देख लो। श्रमिकों की संख्या के बाद आपने लिख लिया, उसके बाद थर्ड स्टेप क्या करते हो भाई? कल्पित माध्य एज्यूम्ड मीन मानते हो। एज्यूम्ड मीन, तो एज्यूम्ड मीन मानने के लिए आपने फार्मूला क्या यूज किया? डी यूज किया। क्या यूज किया भाई? डी यूज किया। तो सबसे पहले अब आप क्या करोगे? इसको आगे बढ़ोगे ना, तो आगे क्या करोगे भाई? वर्ग चिन्ह। पहले क्या निकालोगे? माध्य बिंदु। हाँ, माध्य बिंदु को क्या लिखते हो? वर्ग चिन्ह। क्या लिखते हो भाई? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को एक्स आई। उसके बाद क्या करते हो? इसी में से किसी को ए मान लेते हो, फिर डी निकालते हो। डी के लिए आप क्या यूज करते हो? एक्स आई माइनस ए। उसके बाद से आप क्या निकालते हो? एफ आई गुणे डी आई। ए स्टेप यूज करते हो। फटाफट देख लो तो।
चलो बाबू फटाफट, कोई दिक्कत है आप लोगों को? किताब में तो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, दिखाई दे रहा है? चलो फटाफट देखो तो, पहले मजदूरों की संख्या कितनी दिया है? दैनिक मजदूरी 500 रुपया कमान से 520 रुपया कमाने वाले मजदूर, उसके बाद से 520 से 540, फिर 540 से 560, फिर 560 से 580, फिर 580 से 600 तक जाना है। 580 से कहानी खत्म। चलो अब देखो तो भाई, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें श्रमिकों की संख्या, इसको बारंबारता कहते हैं ना, एफ कहते हैं। श्रमिकों की संख्या कितनी है? 12, 14, 8, 6, 10। अब वर्ग चिन्ह निकालना है, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो दोनों को जोड़ोगे 1020 होगा। 1000 2 से भाग दोगे 510। अंतर कितने का है? अंतर दोनों के बीच कितने का है? अंतर कितने का है? 20 का है। कितने का है? जोड़ते चलो भाई, 550, 570, 590। अब बीच वाला मान देखो, ऊपर से यानी ऊपर से 2 ले लो, नीचे से 2 ले लो, ये हो गया बीच वाला मान। इसको क्या मान लो? ए मान लो। याद देख रहे हो, बारंबारता 14 की अधिक है। बारंबारता किसकी अधिक है? 14 की। तो उसको मान सकते हो। क्या कर सकते हो भाई? मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो? हाँ, तो बीच वाला ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या मानोगे भाई? ए मानोगे। क्या मानोगे? ए। अब ए के लिए किसको ए मानना है हमें? इसको ए मानना है। इसको क्या मानना है? ए मानना है। ये आपका ए हो गया। ए हो गया ना भाई? क्या हो गया? ए। एनी प्रॉब्लम? अब देखो एक्स आई माइनस ए, तो इसको घटाओगे तो माइनस कितना आंसर आएगा? -40 आएगा, -20। यहाँ क्या हो जाएगा? 0। यानी एक्स आई 510 में से घटाओगे 550 को, घटाओगे ना, माइनस कितना आएगा? 40। 530 में से 550 को घटाओगे, कितना आएगा? -20। 550 में से 550 को घटाओगे, कितना आएगा? 0। अब 570 में से 550 को घटाओगे 20, फिर कितना? 40। यहाँ क्या निकालोगे भाई? एफ आई डी आई। एफ आई डी आई, तो एफ आई तो ए वाला है, 12 में 40 से गुणा करोगे, 12 में 40 से गुणा करोगे, कितना बचेगा भाई? -480, -480। उसके बाद फिर गुणा करोगे, कितना होगा? -280, -280। उसके बाद 8 0 8, उसके बाद से 20 छक्का 120, उसके बाद से 10 चौका 400 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? यानी 40 दां का 400। अब जरा सोचो क्या निकालना है भाई? स्टेप में क्या कहा था? देख लो इधर पहले वाले में कि इतना तक तो कर लिया, सिग्मा एफ आई डी आई निकाल लिया, सिग्मा एफ आई डी आई और सिग्मा एफ आई निकालना है, सिग्मा एफ आई निकालना है। तो आगे बढ़े, तो अब देखो भाई, तो यहाँ सिग्मा एफ आई डी आई कितना निकल जाएगा बाबू? बता दो फटाक से। -240 हो जाएगा, -240। और यहाँ सिग्मा एफ आई कितना हो जाएगा? जोड़ोगे तो 16 8 24 24 14 38 12 50, कितना हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा भाई? 50 दिया तो है, यहाँ दिया है ना। चलो अब माध्य निकालने के लिए फार्मूला क्या यूज करते हो? माध्य के लिए क्या फार्मूला यूज करते हो भाई? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। करते हो कि नहीं करते हो? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? बता बाबू। चलो फार्मूला रखो तो ए का मान कितना माने हो? 550 प्लस माइनस में आया है ना ऊपर वाला, तो -240 अपॉन कितना? 50। ठीक है, चलो प्लस, ठीक है। ठीक है, चलो सॉल्व करोगे कितना आंसर आएगा उसको? पहले तो घटा लो, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा?
550 माइनस ऊपर वाले को भाग दे दोगे तो 550 प्लस काट दोगे तो -24/5 -24/5। क्लियर है ना। चलो और सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 4.8। कितना आएगा बाबू 550 माइनस 4.8 कितना हो जाएगा बोलो 545 ना। देखो 445 नहीं भाई 545.2 आंसर हो जाएगा। ये हो गया कोई दिक्कत। तो यानी आप कौन सी विधि का अप्लाई किया भाई। कह रहा है कि उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए। उपयुक्त विधि कौन सी आपकी थी बोलिए कल्पित माध्य विधि। कौन विधि कल्पित माध्य विधि। यही ना आपकी उपयुक्त विधि थी कि कुछ और था। एनी प्रॉब्लम कोई दिक्कत समझ में आया सबको। हाँ अब तो क्वेश्चन नहीं ना छूटेगा। एक और मेथड है। कौन सा मेथड है पग विचलन विधि। उसको पढ़ लेते हैं। पॉज करो और नोट कर लो। इसको नोट कर लिया क्या हो गया आगे बढ़े हम लोग। पग विचलन विधि क्या है क्या नोटेड। अच्छा नोटेड है पूरा किताब ही नोटेड है। अच्छा सॉल्यूशन लेके बैठ गया है वाह। NCERT फोल्डर वाह। आप जरूर क्रांतिकारी बनोगे यार। आपकी क्रांति तो पूरे बिहार में तहलका मचाएगी। थोड़ा सा मन और जो आत्मा भटक रही है ना उसको शांत कर लो। समझ में आ रहा है बाबू। भटकते हुए आत्मा को शांत करो। जो इधर उधर भटक रही है आत्मा उसको शांत करो। ठीक परियों से बाहर निकालो अपने आत्मा को। परियों से बाहर निकालो यार। ठीक अब समय आ गया पेन और कॉपी से लड़ाई करने का। आगे बढ़े हम लोग पक्का। चलो कौन सी विधि पढ़ना है अब। कौन सी विधि पग विचलन विधि। बढ़े हम लोग पग विचलन विधि पे। पग विचलन विधि क्या करना है पग विचलन विधि में। पग विचलन विधि। पग विचलन विधि स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। अच्छा वर्किंग रूल तो लिख चुके हो। कितना वर्किंग रूल लिखे हो भाई बोलो। वर्किंग रूल कितना लिखा था। सबसे पहले पहला इसका वर्किंग रूल देखो। पहला वर्किंग रूल देखो भाई। देखो चलो वर्किंग रूल दिखाई दे रहा है बाबू कलर। हाँ बोलो वर्किंग रूल में क्या करोगे। पहला स्टेप फटाक से वर्किंग रूल में पहला प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। यानी पहला क्या करना है आपको वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। अच्छा वर्ग चिन्ह में आप क्या फॉर्मूला लगाओगे। xi इक्वल टू बोलो तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2। फॉर्मूला याद रहेगा। ये पहला काम करना है। दूसरा काम क्या करना है आपको वही कल्पित माध्य मानना है। यानी सबसे बीच वाले मान को कल्पित माध्य माने। बीच वाले मान को क्या मानना है भाई कल्पित माध्य यानी ए माने। पहले आप करके आ चुके हो इसलिए इसको शॉर्ट लिख रहे हैं। तीसरा
तीसरा बताओ तो भाई। अच्छा, विचलन ज्ञात करना है। हाँ, सभी वर्ग अंतराल के लिए क्या निकालना है? वर्ग अंतराल के लिए विचलन जो पहले आप निकाले हो, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। अब तीसरा स्टेप में क्या करोगे आप? एक्स आई माइनस ए निकल जाएगा तो वर्ग माप, वर्ग माप, वर्ग माप को क्या कहते हो? एच। वर्ग माप को क्या कहते हो? एच। और एच कैसे निकालते हो भाई? एच कैसे निकालते हो? उच्च सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, निम्न सीमा यानी अपर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप ज्ञात करो। ठीक है भाई, ज्ञात करो, ज्ञात करें। अब चलो ए निकल गया भाई, तो अगला 5 नंबर स्टेप क्या देखोगे आप? हाँ, 5 नंबर यू आई निकालोगे, यू आई यानी द्वितीय विचलन। अब द्वितीय विचलन, कौन विचलन? द्वितीय विचलन। और द्वितीय विचलन को क्या कहते हो भाई? यू आई। क्या कहते हो? यू आई। द्वितीय विचलन कैसे निकालते हो? तो यू आई अपॉन एच, यानी यू आई के लिए क्या लिखते हो? डी आई अपॉन एच, यानी डी आई क्या है? तो प्रथम विचलन है। कौन विचलन? प्रथम विचलन। विचलन अपॉन क्या यूज करते हो? एच के लिए वर्गमाप, एच के लिए वर्गमाप। ठीक है ना? क्लास मार्क, इसको क्या कहते हो? क्लास मार्क। ठीक है, या क्लास की हाइट, क्लास की हाइट, वर्गमाप लिखना है भाई, वर्गमाप। क्लियर है? 6 नंबर देखो तो अब क्या निकालते हो भाई? यानी अब आप निकालोगे सीधी सीधी बात, सिग्मा एफ आई गुणे यू आई, ये गुणा कर लोगे तथा क्या निकालोगे? सिग्मा एफ आई ज्ञात करें। शॉर्ट में लिख दे रहे हैं चूंकि इतना काम पहले कर चुके हो, इतना काम पहले वाले टॉपिक में कर चुके हो। कोई दिक्कत? पहले वाले टॉपिक में इतना तो हो चुका है ना, बस थोड़ा सा अलग हो रहा है, थोड़ा सा अलग हो रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां तक हो चुका है, अब आगे बढ़ते हैं। अब निम्न सूत्र द्वारा माध्य ज्ञात करें, निम्न सूत्र द्वारा माध्य ज्ञात करें, माध्य ज्ञात करें। चलो सूत्र क्या लोगे भाई? कि यानी एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, इंटू एच। क्या है भाई, क्या तकलीफ है? आप बोलिए ना बाबू। यानी पहले ही एच लिख लो। अच्छा, आपका तकलीफ ये ना था, यानी आपका तकलीफ देखो भाई, इनका तकलीफ क्या है कि इसको कह रहे हैं कि नहीं सर पहले कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ले ला बाबू, अल्लाह अल्लाह, यानी ए प्लस एच इंटू कर लो भाई सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तकलीफ दूर? हाँ, बहुत आपके दिल को तकलीफ था। अब क्या करोगे भाई? इस पूरे फार्मूला का उपयोग करके क्वेश्चन बनाओगे, पूरे फार्मूला का उपयोग करके एक क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चन ले लेते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? जो बोलोगे हो, जो बोलोगे क्वेश्चन बन जाएगा फटाफट। इसमें कुछ नहीं करना, क्वेश्चन बनाना है। तो इसको पहले नोट कर लो, क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़े। चलो भाई, अब क्वेश्चन क्या आपका? कोई भी क्वेश्चन बोलिए। चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? चौथा पांचवा कौन सा? पांचवा पक्का? चलो साथ दोगे ना गुणा भाग करने में? ये 5 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी का 5 नंबर, 14.2 का 5 नंबर। देखो भाई, ये आ नहीं रहा, क्या कर रहा है ये? इसको क्या कहते हैं? चोन्ना कर रहा है। क्या कर रहा है? चोन्ना कर रहा है।
चलिए अब देखो तो भाई ये आपका क्वेश्चन हो गया ना। वाह क्या झकास है। इस चोना के चक्कर में दिख रहा रे बाबू तोरा किताब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर बना दें कि छोड़ दें? बना दें। क्या करोगे आप? सीखेगा? अड़ा धांसू वर्ड यूज कर रहा है। सॉल्यूशन देख भाई, कुछ नहीं, आमों की संख्या। आओ आओ, आम, क्या बात है, आमों की संख्या। और नीचे क्या अब देखो भाई, आमों की संख्या, उसके बाद पेटियों की संख्या, पेटियों की, चलो आमों की संख्या, पेटियों की संख्या। उसके बाद क्या करोगे? आमों की संख्या, पेटियों की संख्या, उसके बाद क्या करोगे? बताओ भाई। हाँ, अब क्या निकालोगे? एक्स आई। उसके बाद क्या निकालोगे? एक्स आई के बाद क्या निकालोगे? क्या निकालोगे? डी आई निकालोगे। उसके बाद यू आई निकालोगे। अच्छा, डी आई के लिए फॉर्मूला क्या लिखोगे? क्या फॉर्मूला लिखोगे? यानी एक्स आई माइनस ए। यू आई के लिए फॉर्मूला क्या लिखोगे? डी आई अपॉन एच। अब बदमाशी नहीं रहे। अब क्या निकालोगे? एफ आई गुणे यू आई। कहानी बस लास्ट हो गई। बदमाशी न रे बाबू, समझ ले, तोरा जिंदगी का बात है। पढ़ेगा तो ठीक, ना पढ़ेगा तो भी ठीक, लेकिन मम्मी पापा के सपनों को डुबो मत यार। तुम्हारी बहुत उम्मीदें हैं तुम्हारे प्रति, तुम्हारे मम्मी पापा की बहुत उम्मीदें हैं। बदमाशी करना बंद कर दो। देखो 50 से 52, उसके बाद 53 से 55, उसके बाद 56 से 58, उसके बाद 59 से 61, और क्या है? 62 से 64। देखो यहाँ तकलीफ बढ़ा दिया ना तुम्हारा, समावेशी विधि कर दिया। हाँ तो पहले समावेशी विधि था, तो इसको थोड़ा सा हम अलग कर लेंगे, कोई बात नहीं है। चलो और क्या है? 62 से 64। अब देखो भाई, अभी पढ़ाए क्या थे शुरू में, पहले पेज में आपको पढ़ाया गया था ना, देख लो फटाफट, यहाँ देख लो। अपवर्जी विधि को समावेशी विधि में बदलना है, तो घटाने वाला प्रोसीजर याद है ना, यहाँ जो पढ़े थे, याद है? कोई दिक्कत? चलो फटाफट इसको यूज कर लेंगे। अब क्या करोगे भाई? तो इसके लिए थोड़ा सा तरीका बदल लो, थोड़ा सा तरीका बदल लो भाई, बदल लो। इसको थोड़ा ऊपर लेके चलो, इनको बाबा को ऊपर लेके चलो, और ये जो बाबा हैं इनको थोड़ा अलग करो। अच्छा, बाबा पहले आ गए। ठीक है, चलो कुछ नहीं करना। अब देखो भाई, अब यहाँ क्या करना है भाई? समावेशी विधि में बदलना है ना। ये कौन सी विधि है? समावेशी है। कौन सी विधि है? समावेशी है। अब इसको किस में बदलना है भाई? अपवर्जी विधि में। किस में बदलना है? अपवर्जी विधि में। अपवर्जी विधि। क्या करोगे भाई? सीधा 50 में जोड़ोगे, 52 में घटाओगे, यही ना करोगे? तो 50 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5। घटाओगे तो 51 पॉइंट, बोलो भाई 51 पॉइंट। ऐसा करोगे? हाँ पक्का ऐसा करोगे?
ऐसा नहीं करोगे, पहले वाले में घटाओगे दूसरे वाले में। अरे भाई पहले पेज में दिखाए थे ना, देखो ना पहले पेज में, थर्ड पेज में है, देखो यहाँ क्या किया जा रहा है आपको, निम्न सीमा में घटाना है, उच्च सीमा में जोड़ना है, निम्न सीमा में घटाना है, उच्च सीमा में जोड़ना है। तो निम्न सीमा में घटाना है, उच्च सीमा में जोड़ना है, तो ये हम लोग तरीका गलत अपना रहे हैं ना। निम्न सीमा में घटाओगे तो 49.5, उच्च सीमा में जोड़ोगे तो 52.5, घटाओगे तो 52.5, और क्या बनेगा 53.5 बनेगा। 52.5 तो हो गया, 55.5, उसके बाद से 55.5, यहाँ क्या हो जाएगा 57.5, 58.5, कितना होगा भाई 58.5, इधर कितना होगा 58.5, इधर कितना होगा 61.5, इधर कितना होगा 61.5, और इधर 64.5। अब पेटियों की संख्या, यह क्या होता है भाई बारंबारता होता है ना, क्या होता है बारंबारता, तो यानी F1 क्या है, पेटियों की संख्या 15, 110, 135, 115, 100 नहीं, केवल 25, केवल 25। XI निकालोगे दोनों को जोड़ के, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, फटाफट बोलो, दोनों को जोड़ के 2 से भाग। यहाँ कितना आएगा भाई, दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ लो, इसको ना करके इसी को जोड़ लो, क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ो। 52 50 कितना होता है 102, 102 में 2 से भाग दोगे कितना आएगा, कितना आएगा 51 आएगा, पक्का हाँ कन्फर्म है कितना आएगा भाई, देखो इसको जोड़ो या इसको जोड़ो, बात सेम है, बात सेम है, तो जोड़ लो 49.5, और क्या जोड़ना है 52.5, जोड़ रहे हो तो 0, 1 बच रहा है, 9 2 11, 1 12 कर, 2 4 5 9, 1 10, 102 हो रहा है ना, तो 102 में 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा भाई 51। अंतर कितने का है, अंतर कितने का है 2 का ना, अंतर कितने का है 2 का, तो 51 इसका कितना होगा 53, इसका कितना होगा 55, इसका कितना होगा 57, इसका कितना होगा 59, कितना होगा 59, दोनों के बीच वाला मान। अब बीच वाला मान क्या होगा भाई, हाँ अंतर 3 का है, तो अंतर 3 का है तो क्या करोगे भाई, अंतर कितने का, इनके बीच का अंतर कितने का है 3 का, तो जोड़ लोगे तो पहले का आया 51, तो दूसरे का कितना होगा 54, तीसरे का कितना होगा 57, उसके बाद 60, उसके बाद 63। चलो अब इसके लिए क्या निकालोगे बीच वाला मान, तो सबसे बीच वाला मान देखो तो ए है ना, ए है, ए है, ए, इसको ए मान लोगे, ए अब घटाओगे तो कितना मिलेगा -6, -3 0, उसके बाद 3, उसके बाद 6। अब क्या निकालोगे UI, तो अब देखो UI के लिए 6 H का मान कितना है, बीच का अंतर 3, अंतर कितने का है 3 का, यही ना H है भाई, H कितना है 3 है, भाग दोगे तो कितना मिलेगा -2, -1 0 1, कितना मिलेगा 1, उसके बाद 2, अब गुणा कर लोगे FI UI, FI 15 दूने का -30, फिर 110 एकम -110 0, उसके बाद से 115, उसके बाद से 25 दूना का
50। अब जोड़ लो भाई सिग्मा एफ आई एक्स आई यू आई आई एम सॉरी यू आई। चलो यू आई क्या होगा बाबू बताओ तो 50 यानी जोड़ लो इधर कितना होगा 140 और इधर कितना होगा 155 अंतर कितने का आ जाएगा 165। हाँ 165 तो 25 का अंतर आएगा। कितने का आएगा इधर कितना दिया है सिग्मा एफ आई बोलो सिग्मा एफ आई जोड़ो फटाफट जोड़ो बोलो जोड़ो जल्दी जोड़ो जोड़ लो। कितने का 400 कितने का होगा भाई 400 भाई जोड़ लो ना देखो 5 10 15 20 0 फिर 1 2 3 5 6 6 2 8 8 2 10 कर 0 2 1 बचा 1 1 2 1 3 1 4 400 हो गया। अब क्या निकालते हो माध्य के लिए फार्मूला बताओ माध्य के लिए फार्मूला ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई गुणे एच। चलो ए प्लस ए का मान कितना है बाबू 57 ए का मान कितना लेकर चले हो 57 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना निकला भाई 25 अपॉन 400 गुणे एच का मान 3। सॉल्व करोगे आंसर कितना आएगा चलो सॉल्व करोगे बताओ तो आंसर कितना आएगा। पहले तो गुणा कर लो 57 प्लस 75 हो गया अपॉन 400 75 अपॉन 400 हो जाएगा। चलो अब एक काम करो इसको काटोगे तो कितने से कट जाएगा 25 से तो कट ही जाता नीचे ना तो 25 से काटोगे तो 3 हो जाएगा और कितने होगा 16। अब 57 प्लस 3 अपन 16 सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा आंसर बता दो डायरेक्ट बता दो जोड़ के सॉल्व कर लियो। हाँ 50.19 आंसर हो जाएगा भाई। देखो गुणा कर लोगे तो इतना आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो ये माध्य हम लोगों ने कौन सी विधि से निकाला यानी कह रहा है ना कि आम रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। अपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है पग विचलन विधि। कौन सी विधि विचलन विधि। माध्य निकालने के लिए कौन सी विधि पग विचलन विधि। माध्य निकालने के लिए पग विचलन विधि। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें समझ में आए होंगे। कोई दिक्कत एनी प्रॉब्लम बोलो भाई। पीछे वाला बाबू नहीं समझ में आया क्या बोला आया है वही तो नहीं समझ में आया कैसे कह देते हो यार। चलो आगे बढ़े हम लोग। अब हम लोग अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे बहुलक। क्या पढ़ेंगे बहुलक और उसके बाद माध्यिका। फिर क्या पढ़ना है तोरण। क्या पढ़ना है तोरण। ठीक है तो चलो पहले इसको नोट कर लो फिर अगले क्लास की बात करते हैं हम लोग बहुलक पे।